हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। तो सभी लोग जुड़ जाइए। आज है 31 जनवरी और आज की जो भी चर्चित करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी आज जारी किया जाएगा और यूनियन बजट भी 1 फरवरी को आएगा। तो उसको हम लोग इस क्लास में ना इंक्लूड करके हम लोग एक अलग सेशन में उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये लोगो लगा हुआ है। अगर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर सर्च करने में कोई दिक्कत हो तो ये लोगो से आप पहचान सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी पर आपको सारे क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब पे मुझे सर्च करना चाहते हैं तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा सर्च करके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है सक्सेस। सक्सेस कैसे आता है, क्योंकि लोगों को तो ये पार्ट दिखता है कि एक सक्सेसफुल इंसान किस तरह से रहता है, कैसे जीता है, वो तो दिखता है। लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क, पेशेंस, लेट नाइट जो जाग कर हम लोगों ने स्ट्रगल किया है वो कोई नहीं देखता है। रिजेक्शन, सेक्रीफाइस, क्रिटिसिज्म, यानी कि जो लोगों के द्वारा निंदा की जाती है उसको कितने लोग कैसे सहते हैं उसको। डाउट्स, कि हमको बार बार ये डाउट होता है कि हम लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो इतना डिमोटिवेट फील होता है कि ऐसा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ दें। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए इन सारे चरणों से फेस करके ही कोई भी सक्सेसफुल बन पाता है। फेलियर, रिस्क, बिना रिस्क के तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है। तो लाइफ में सबसे जरूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और इन चरणों से गुजर कर ही आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए इसी सोच और विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा वर्ष 2026 में लागू नया कानून या नियमावली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण को लेकर जो विवाद हो रहा था, इसी कारण किस संस्था ने इस पर अभी रोक लगा दिया है। देखिए, यूजीसी जो है इसने अभी एक कानून लाया था कानून कानून लाया था जिसमें ओबीसी ओबीसी, एससी, एसटी जो है इनके खिलाफ अगर किसी भी तरह का भेदभाव भेदभाव होता है भेदभाव होता है जनरल कैटेगरी के द्वारा तो इनको सजा हो सकती है, इन पे कार्रवाई हो सकती है। इस तरह का एक समानता अधिकार वाला, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में सारे लोग एक समान है, शिक्षा पर सबका समान अधिकार है। इसके लिए एक कानून लाया गया था यूजीसी के द्वारा, जो 2012 के कानून के उसको चेंज किया गया था, यानी कि वो पुराना हो गया था, उसको ही रिन्यू किया गया था। और समानता का एक अधिकार ही समझ लीजिए कि सब सब लोग एक जैसे ही हैं, उनको इस तरह का अधिकार देने के लिए लाया गया था। लेकिन इसको लेके बहुत विवाद होने लग गया। कहने मतलब इसको विवाद के पीछे यही कारण था कि लोग कहने लगे, पूछने लगे कि इसमें कोई क्लियर बताया नहीं गया कि ऐसा क्या किया जाए, जनरल के द्वारा ऐसा क्या किया जाएगा कि आप उनको सजा देंगे या कार्रवाई है। ऐसे में तो कुछ गलत भी, अगर ओबीसी वाले ही कोई कुछ गलत कर दे और इनके अगेंस्ट कोई केस फाइल कर दे तो इनका तो जीवन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इसके ऊपर बहुत विवाद चला आ रहा था और इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और बोला है कि आप इस पे रिव्यू करिए और इसमें और भी समीक्षा करके इसमें कुछ चेंजेस करिए, तब इसको हम लागू करेंगे। 2016 में 2016 में 2 सुसाइड केस हुए थे, उसी को सुधार के लिए ये कानून लाया गया था। लेकिन अभी इसमें इतने विवाद हो रहे हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित कर दिया गया अभी। और अभी इसे पर रोक लगा दिया गया है और कहा गया है कि आप इस पे अच्छे से रिव्यू करिए, इसकी समीक्षा करिए, उसके बाद ही इसको हम लोग आगे देखेंगे लागू करना है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग देखें तो ये एक अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत में कोई उच्चतम न्यायालय होगा। तो इस तरह की बात कहाँ की गई है, संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में स्थित है ये।
सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है और जो हाई कोर्ट है वो हर राज्य में हो सकता है, लेकिन अभी अपने भारत में कितने हैं, तो 25 सुप्रीम हाई कोर्ट है और जो सर्वोच्च संस्था है वो है सुप्रीम कोर्ट। और इसको संविधान का रक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का रक्षक, इसको जो समानता का अधिकार है उसका रक्षक, मौलिक अधिकार का रक्षक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 28 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया। और ये स्थित कहाँ है, तो दिल्ली में ये स्थित है, तिलक मार्ग पर इसकी लोकेशन है। भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के साथ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 33 और अन्य जज भी होते हैं इसमें। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत अभी 53वें नंबर के यानी 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनका कार्यकाल यानी कि मुख्य जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है। और अगर हाई कोर्ट का देखें तो उनका 62 वर्ष रहता है। जब भी ऐसा नहीं है कि इनका कोई कार्यकाल 5 साल 6 साल 10 ऐसा कुछ नहीं है। इनका अगर एज 65 वर्ष हो गया तो वो 1 महीने में भी रिटायर हो सकते हैं, यानी कि 1 महीने पहले 65 वर्ष के 1 महीने पहले होने से पहले भी आप अगर ज्वाइन किए और 65 वर्ष जैसे ही हो जाएगा तो आप लोग जैसे कोई भी तो रिटायर हो जाएंगे। तो इसमें 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दे दी जाती है। 124 के तहत ही इसमें नियुक्ति होता है और 124(2) के तहत ही इसमें रिटायरमेंट किया जाता है। नियुक्ति करते कौन है, तो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं और अन्य जो 33 और जज होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर यानी कि सुझाव पर ही उनको नियुक्त किया जाता है अन्य जजों को, जो 33 अन्य जज हैं। अनुच्छेद 124 ये तो मैंने बता दिया। यह संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। मैंने कहा ना कि ये संविधान का रक्षक है। एक तरह से मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इसको संविधान का रक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में यानी कि इसकी जो प्रोसीडिंग होती है यानी कि जो केस लड़ा जाता है वो अंग्रेजी भाषा में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पानी की गंभीर कमी, जब नल सूख जाते हैं यानी कि नल से जो पानी आता है या पानी का जो गंभीर स्थिति होता है, इस स्थिति को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इसको डे जीरो का प्रयोग किया गया है। और ये शब्द दिया कब गया था, तो ये शब्द 2018 में दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में जब पानी की कमी हुई थी तब ये शब्द दिया गया था 2018 में साउथ अफ्रीका से। और इसमें होता क्या है, जब केप टाउन में जल स्तर जो है वो एकदम गिर जाता है यानी कि 13.5% से भी नीचे चला गया था, तब ये शब्द को दिया गया और वहां पर पानी रोक दिया गया था। जो घरों में नल होते हैं उसकी पानी रोक दी गई, पानी रोक दिया गया, तब ये शब्द को दिया गया। और इस दिन पानी जो है पहले 22 अप्रैल को ये बताया गया कि हम इस दिन पानी को रोकेंगे, लेकिन उसके बाद 12 अप्रैल और 2018 इसको कर दिया गया। उसके बाद ये इस दिन पानी को रोका गया वहां पर। और बताया जा रहा है कि 2030 तक भारत भी पानी के लिए तरस सकता है, यानी कि भारत में भी जो भूमि जल है उसका स्तर काफी गिर जाएगा, जल का जो स्तर है वो गिर जाएगा और 2030 तक गंभीर स्थिति भारत में भी उत्पन्न होगी। और ये सब हो क्यों रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारे समस्याएं आ रही हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग वर्षा जल का संरक्षण करें और जो भूमि जल है उसको भी हम लोग कम से कम बर्बाद करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के द्वारा निशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य सेहत योजना लॉन्च किया गया है, तो देखिए सेहत योजना जो है ये निशुल्क
कैशलेस स्वास्थ्य सेवा है और इसमें 10 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। इंश्योरेंस दिया जाएगा जनता को। और यहाँ के जो सीएम है भगवंत मान इन्होंने इसे लॉन्च किया है। सीएम ने लॉन्च किया और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहाँ पर शामिल थे। अरविंद केजरीवाल इसलिए थे क्योंकि पंजाब में भी आप जो पार्टी है उसी की सरकार है, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित थे और इसको सीएम ने लॉन्च किया। इसमें 10 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा सीएम के द्वारा आम जनता को और इसमें पिंड क्लिनिक भी बनाई जाएंगी। पिंड का मतलब होता है गांव, जैसे कि फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि हम इस पिंड से हैं, हम उस पिंड से हैं, तो ये पिंड का अर्थ होता है गांव। जो एक समूह में लोग रहते हैं उसी को पिंड कहते हैं। तो वहां पर क्लिनिक बनाया जाएगा। 2500 से भी ज्यादा सेंटर इसके खोले जाएंगे, जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो सरकारी क्लिनिक होगी वो खोली जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन के तहत सड़क बहाली अभियान चलाया गया? ये अभियान के तहत कई लोगों को बचाया भी गया है। क्योंकि वहां पर काफी बर्फबारी हुई, उसके कारण जो यातायात के साधन यानी सड़क जो है वो जाम हो गए बर्फ से और सड़कों पर 5 से 6 फीट बर्फ जम गई। इसी के कारण यहाँ काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए बीआरओ ने अभी रोड और सड़क को जो लोगों को बचाने के लिए जो संपर्क चलाया यानी कि जो प्रोजेक्ट चलाया वो था प्रोजेक्ट संपर्क। इसी के द्वारा बीआरओ ने लोगों को बचाया और सड़क जो यातायात है उसको भी शुरू किया। और ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बदरवा बसौली वाला जो क्षेत्र है वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में ये ऑपरेशन चलाया गया यानी प्रोजेक्ट चलाया गया। यहाँ पर एक सुरंग भी है यानी कि टनल भी है, सुरंग जो 6.8 किलोमीटर का है। ये कथुआ से दोदा तक ये कनेक्ट करता है। यहीं पर ये सड़क था, उसको अभी साफ किया गया यानी बर्फ को हटाया गया है। और ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 10,500 फीट पर ये ऊंचाई पर स्थित सड़क है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो राहत कार्य जो था यानी कि यातायात के जो संपर्क थे वो जो टूट गए थे उसको फिर से बहाल किया गया है बीआरओ के द्वारा। आइए हम लोग बीआरओ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई। इसके अभी वर्तमान में जो हेड है वो कौन है यानी कि डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? हरपाल सिंह, जो अभी जनवरी 2026 में ही नियुक्त किया गया है इनको। इसका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य इसका यही है कि भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और पुलों और हवाई पट्टियों और सुरंग का निर्माण किया जाए। यानी कि एक तरह से बोला जाए तो जो टनल है, सुरंग है, सड़क है और ये जो अपने गांव का अपने शहरों का सड़क निर्माण नहीं करता, ये बॉर्डर एरिया में जो सड़क निर्माण किया जाता है, ये जो सेना को सहायता प्रदान करने वाले सड़क होते हैं उनको ज्यादातर ये निर्माण किया जाता है। यानी कि चाइना, तिब्बत, म्यांमार, नेपाल, भूटान का जो एरिया है उन सब क्षेत्रों में ये निर्माण कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय के अंदर ये कार्य करता है। इसकी भूमिका है कि सीमा सुरक्षा को बढ़ाना, सशस्त्र बलों की रणनीति का आवश्यकताओं को पूरा करना और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्शन है यानी जो कनेक्टिविटी है उसको पूरा करना। कार्य क्षेत्र इसका है कि ये 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान जैसे पड़ोसी मित्रों देशों के साथ भी ये सेवा देता है। यानी कि इन सब देशों में भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है।
वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके द्वारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसके बारे में देखें तो इसने अभी तक 64,100 किलोमीटर से अधिक सड़क और 1179 पुल और पुल के साथ और भी सुरंग कई निर्माण किए गए हैं इसके द्वारा। अटल सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर ये 9.02 किलोमीटर जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, इसका भी निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया है। उमलिंगा ये लद्दाख में है, लद्दाख में ये है और ये हाईएस्ट मोटरेबल सड़क है जिसको बीआरओ के द्वारा बनाया गया है और यहाँ लिखा भी है सबसे ऊंची सड़क का निर्माण। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मायाबंदर में स्मार्ट फिशिंग हार्बर को मंजूरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिया गया है? तो ये अंडमान एंड निकोबार समूह में ये अभी इसको स्मार्ट फिशिंग हार्बर को मंजूरी दी गई है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बीआरओ है, बीआरओ ने ये किस पास पे यानी कि दरा पे ये प्रोजेक्ट संपर्क चलाया था? तो ये चतरगला पास जो है यानी कि दरा जो है वहां पर ये चलाया गया था। और ये चलाया कब गया? तो 23 जनवरी को ये चलाया गया बीआरओ के द्वारा। इसलिए मैंने ये नाम बता दिया क्योंकि हो सकता है, यू नेवर नो, कि हो सकता है यही नाम जो है पेपर में पूछ ले, तो मैंने इसीलिए इसको क्लियर कर दिया। तो ये चतरगला पास पर यानी कि दर्रे पर इसको चलाया गया था बीआरओ के द्वारा। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे तो अंडमान निकोबार की बात कर रहे थे हम लोग। ये जो है अंडमान निकोबार समूह में इसको चालू किया गया है और इसमें निवेश कितना किया गया है? तो इसमें निवेश किया गया है 199.24 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया गया है। और ये क्यों गया है? तो ये किया गया है ताकि आधुनिक टिकाऊ मत्स्य पालन को यानी कि मछली पालन को बढ़ावा दिया जा सके। पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है ये कब आया था? तो ये 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको कब लाया गया था? पीएम मत्स्य संपदा योजना को कब लाया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया 10 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था ताकि भारत की जो ब्लू इकोनॉमी यानी कि मछली पालन को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए इसको लाया गया था। और इसको शुरू में 5 वर्षों के लिए लाया गया था, लेकिन फिर इसको बढ़ा दिया गया और ये अब 2025-26 तक इसको बढ़ाया गया है। यह किस मंत्रालय के अंदर कार्य करता है? इसका मंत्रालय क्या है? तो इसका मंत्रालय है मत्स्य पालन, पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय, इसके अंदर ये कार्य करता है। और इसमें जो मछुआरे हैं यानी कि मछली पकड़ने वाले जो होते हैं मछुआरों की आय को डबल करना इसका प्रमुख कार्य है ताकि इनको डिजिटल तौर पे जो बोट है और जो इनको डिजिटल तौर पे और भी सुविधाएं हैं इनको उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि जो मछली पकड़ने के लिए जो आधुनिक उपकरण होते हैं, नावें हैं, बीमा है, मछली पकड़ने के लिए जो इनकी सहायता करने वाली जो उपकरण है वो सब इनको उपलब्ध कराया जा सके, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण एवं टूरिज्म विकास के लिए 57 करोड़ से अधिक की धनराशि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए अभी दिया गया है? तो देखिए ये जो है सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि त्रिपुरा में स्थित
इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए अभी 57 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दी गई है, ताकि इसका नवीनीकरण किया जा सके और यहाँ पर जो टूरिज्म है, यानी कि यात्री जो आते हैं, घूमने वाले जो आते हैं, उन सबको बढ़ावा मिल सके। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये सिपाही जाला जिला जो है वहीं पर ये स्थित है। और ये क्लाउडेड नेशनल पार्क जो वहां पर स्थित है त्रिपुरा में, इसी का ये हिस्सा है। और यहाँ किस तरह का जंगल है, तो यहाँ पर डेसिडुअस जंगल यहाँ पर है, यानी कि इसको हिंदी में देखें तो ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर सदाबहार वन और बांस के जो वन है वो भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष है, जो पेड़ पाए जाते हैं, वो हैं साल, सौगान, महुआ, चमाल, गर्जन, ये सब यहाँ पर कनक, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो प्रजातियां यहाँ पर जो पाई जाती हैं वो हैं, यहाँ पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो चश्मे वाले बंदर, यानी कि चश्माधारी लंगूर यहाँ पर पाए जाते हैं। कैप्ट जो लंगूर है वो पाए जाते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड जो है, यानी कि स्नो लेपर्ड, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। रिसस मेकाक जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और पिग टेल्ड जो है यहाँ पर पाए जाते हैं प्रजाति के तौर पे। प्रजातियों को भी याद रखिए, हो सकता है कि प्रजातियों से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाए। तो और अगर स्तनधारी यहाँ पर प्रजातियों के बारे में देखें तो क्लाउडेड लेपर्ड है, तेंदुआ है, वार्किंग डियर यानी कि भौंकने वाले हिरन, ये भी याद रखिए, भौंकने वाले हिरन यहाँ पाए जाते हैं। और जंगली सुअर, सीवेट, जंगली हाथी, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। आइए हम लोग त्रिपुरा के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया था और ये भारत के साथ इसका विलय किया गया था। समझौता के तहत वो 9 सितंबर 1949 को ये विलय किया गया था। इसकी राजधानी अगरतला है। इसमें 8 जिले हैं। यहाँ पर 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्व में असम से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 10,991 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। पहला तो गोवा है। भाषा इस यहाँ पर जो है बंगाली है, कोकबोरोक है। कोकबोरोक तो है 19 जनवरी को इसका दिवस भी मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। 19 जनवरी को ये मनाया जाता है कोकबोरोक दिवस। और अंग्रेजी भाषा भी यहाँ पर है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं गोमती, हावड़ा, लुगाई, मनु। यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां हैं। यहाँ के लोक नृत्य के बारे में देखें तो यहाँ होजागिरी नृत्य, जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो होजागिरी नृत्य है। गारिया नृत्य है, गजानन नृत्य है, लेवांग, बुमनी, बीजू नृत्य, संग्राय नृत्य, हाई हक नृत्य, ये सब यहाँ पर लोक नृत्य के तौर पे है। लेकिन आप प्रमुख एक याद रखिए, होजागिरी नृत्य को। यहाँ पर विधानसभा सीट 60 है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। लोकसभा राज्यसभा की सीटों भी याद रखिए, कभी कभार एक छोटकू मोटकू सा क्वेश्चन बन जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सिपाही जोला, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, वो वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। नेशनल पार्क में यहाँ 2 प्रमुख नेशनल पार्क को देखें तो क्लाउडेड नेशनल पार्क और राजवाड़ी नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब।
4th एडिशन इंडिया एनर्जी वीक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन अभी गोवा में किया गया है और ये इसका चौथा एडिशन यानी कि 4th एडिशन ये अभी आयोजित किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो दक्षिण जो गोवा है, दक्षिण गोवा में इसका आयोजन किया गया। ONGC ATI के अंदर यहाँ पर इसके सेंटर के अंदर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। पेट्रोलियम मंत्रालय यानी कि ONGC जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर ही आता है। तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया। और साथ में यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम प्रमोद सावंत वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। और इसका आयोजन कब से कब किया गया? तो ये 27 से 30 जनवरी के बीच में इसको आयोजित किया गया। 125 से ज्यादा देशों ने इसमें भाग लिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये वैश्विक ऊर्जा नेताओं, नीति निर्माताओं और जो नए प्रवर्तक हैं, जो नए पक्षधर हैं, इसके नव प्रवर्तकों को एक साथ लाना, इसका उद्देश्य है, ताकि टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके और भविष्य के लिए भी इसको सुरक्षित रखा जा सके। यही इसका उद्देश्य है। और ये भारत का ये सबसे बड़ा प्रभावशाली ऊर्जा कार्यक्रम है। तो चलिए, हमने पूरी डिटेल्स में इसको देख लिया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये 2025 का सम्मान है, लेकिन इसको अभी जनवरी 2026 में इसकी घोषणा की गई है। घोषणा किया गया है इसका। और ये अभी किन्हें दिया गया है? तो ये चंद्रकांत लहरिया को ये दिया गया है। और ये पहले फर्स्ट भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। और ये 2000 लोगों का नॉमिनेशन हुआ था, नॉमिनेशन उनमें से इनको चुना गया इस अवार्ड के लिए। और इनको किस कैटेगरी में दिया गया है? तो इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इनको दिया गया है ये अवार्ड। और इन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया हुआ है। WHO ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इन्होंने काम किया है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो रिसर्च के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और ये भारत के जो टीकाकरण है, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये जो अवार्ड है, ये दिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये विले एडिटर कम्युनिटी के द्वारा ये दिया जाता है।
और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 से, यानी 2001 से ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 46th बैठक में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ओलंपिक जो काउंसिल है एशिया का, इसमें पहले रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया था। कब से कब के लिए? तो इनको 2024 में नियुक्त किया गया था, 2028 के कार्यकाल के लिए। लेकिन इनका अभी स्वास्थ्य खराब है। स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इन्हीं की जगह पर अभी शेख जुआन बिन हमद खलीफा अल थानी को नियुक्त किया गया है। और ये कतर से बिलोंग करते हैं, कतर देश से ये हैं, कतर से हैं। और इनको 22वें नंबर का ये अध्यक्ष बने। और ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कुवैत में है। कुवैत में इसका मुख्यालय है। कुवैत में इसका मुख्यालय है। 1982 में ये बना था। कुवैत में मुख्यालय है। और ये एशिया में जो खेल होते हैं, एशिया में जो ओलंपिक के खेल होते हैं, उन सबको ये रेगुलेट करता है। और इसमें 45 से ज्यादा देश हैं। 45 यानी कि 45 देश सदस्य हैं इसके। 2024 में रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया था और 2028 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण यहां से इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम लोग ताशकंद के बारे में, यानी कि उज्बेकिस्तान के बारे में देखें, तो यहाँ पर 46 नंबर की अभी बैठक हो रही थी। वहीं पर यह घोषणा किया गया कि अब नए जो इसके अध्यक्ष होंगे वो शेख जुआन बिन हमद खलीफा अल थानी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रॉयर और अडानी डिफेंस ने भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की संभावना तलाशने के लिए MOU पर साइन किया है, यानी एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है। एम्ब्रॉय किस देश की कंपनी है? तो ये ब्राजील की कंपनी है। और इन दोनों के बीच में अभी टाई अप किया गया है। और इसके द्वारा एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में ही बनाए जाएंगे। जो उड़ान योजना को भी समर्थित करता है। और भारत की जो क्षेत्रीय यानी कि रीजनल जो एयरक्राफ्ट है, उन सबको भी भारत में ही अब बनाया जाएगा। और इसके लिए अडानी ग्रुप इनको सहायता करेगी, यानी कि दोनों मिलकर भारत में ही अब एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। एम्ब्रोज जो है ये वर्ल्ड में दुनिया की सबसे प्रमुख रीजनल जेट बनाने वाली कंपनियों में भी ये शामिल है। और ये काफी प्रसिद्ध कंपनी है जो जेट एयरक्राफ्ट भी बनाती है। 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? 2026 की पहली का अर्थ है कि 2026 में ये पहली कंपनी है जो यूनिकॉर्न बनकर उभर कर आई है। तो ये कौन बनी है? तो ये जसपे बना है अभी 2026 में, जनवरी में। जसपे जो है यहाँ इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में ये स्थित है इसका मुख्यालय। और ये एक स्टार्टअप है, फिनटेक स्टार्टअप है। और ये अभी पहली भारत की 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। और इसका जो वैल्यू है, जो इसमें जो कमाई हो रही है, वो कितना हो रहा है? तो 1.2 बिलियन जो इसका मार्केट कैपिटलाइज है वो है इतना 1.2 बिलियन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी।
1.2 बिलियन का अर्थ है कि 415 करोड़ रुपए इसने कमाया है, करोड़ रुपए का इसका निवेश है। यानी कि इसका जो 415 करोड़ रुपए जो मार्केट वैल्यू है वो इसका इससे भी ज्यादा हो चुका है और ये 127वीं भारत की यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। और यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए या तो प्राइवेट जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिसका जो नया स्टार्टअप है उसको अगर यूनिकॉर्न का दर्जा चाहिए तो उसको कम से कम 1 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइज यानी कि उनके पास इतना निवेश होना चाहिए, तभी यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। डॉलर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकता और सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ ने वंदे मातरम तटीय चक्रवात यानी कि साइकिलिंग एक यात्रा शुरू की गई। ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली से शुरू किया गया। और सीआईएसएफ के जो 2 टुकड़ी थे यानी कि 2 टीमें बनाई गई। एक तो बखखाली जो पश्चिम बंगाल में एक जगह है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है वहां से, और दूसरी टीम लखपत यानी कि गुजरात से ये दोनों टीमें निकली और इन दोनों ने पूरे 9 राज्य और 2 यूटी से यानी कि यूनियन टेरिटरी से गुजरते हुए ये कोच्चि में समाप्त किया गया। कोच्चि में समाप्त किया। और इसका उद्देश्य यही है कि जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं उसको यादगार बनाना, उसी के तौर पे ये अभी किया गया है। और इसमें 6500 किलोमीटर से भी ज्यादा साइकिलिंग की यात्रा की गई। इसका उद्देश्य यही है कि समुदाय के सतर्कता, एकता, फिटनेस इन सबको बढ़ावा दिया जा सके। सीआईएसएफ के बारे में देखें तो इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई। 15 जून 1983 को संसद के द्वारा इस पर अधिकृत किया गया था। इसको सीएपीएफ के तहत उसके अंदर ये काम करता है, गृह मंत्रालय के अंदर। ये सरकारी प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डा, मेट्रो, परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं यानी कि कंपनी जो होती है वहां, और निजी उद्योग यानी कि प्राइवेट जो कंपनी है वहां पर ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी वहां पर ये तैनात रहते हैं। हवाई अड्डे पे जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं वो सीआईएसएफ के ही पुलिसकर्मी होते हैं। सुरक्षा प्रदान करना इनका कार्य है। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इनका आदर्श वाक्य को देखें तो संरक्षण और सुरक्षा इनका आदर्श वाक्य है। और अभी जो वर्तमान में इसके हेड हैं वो है प्रवीर रंजन इसके वर्तमान में हेड हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। देखिए टेलीग्राम चैनल पर ये लोगो लगा हुआ है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च करते हैं तो आप इस लोगो को देख के उस प्रोफाइल पर जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आपको सारे क्लास की पीडीएफ मिल सके। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, नेहा कुमारी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने प्रोफाइल आ जाएगी, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। और आप अपने नोट्स जरूर से जरूर बनाइए ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम पे 10 जगह भटकना न पड़े, आपको अपने नोट्स आपके पास उपस्थित रहें। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।